देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात निकली है तो माफी तलक आई है। आज हम बात हल्ला बोल में करेंगे राहुल गांधी से बीजेपी की माफी की मांग पर। दरअसल संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हुई तो विपक्ष की घेरेबंदी धरी की धरी रह गई। सरकार ने राहुल गांधी के बयान को ही देश का अपमान बताया और संसद के दोनों सदनों में राहुल से माफी की मांग कर दी। विपक्ष को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि राहुल के बयान पर सियासी घमासान इस कदर बढ़ जाएगा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल ने लंदन में क्या कहा था और सरकार पर क्या आरोप लगाए थे, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सरकार ने राहुल के बयान को लेकर कैसे घेरा और कांग्रेस ने क्या जवाब दिया। सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की थी। अडानी से लेकर ईडी, सीबीआई का मुद्दा उठाने की तैयारी थी, लेकिन सरकार ने जब राहुल से माफी की मांग की तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। फिर ना संसद की कार्रवाई चली, ना विपक्ष का एजेंडा चला। तमाम जुड़े हुए सवालों पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सड़क पर मोर्चेबंदी के लिए शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन था और संसद में घेरने के लिए दूसरे विपक्षी दलों के साथ रणनीति को लेकर माथापच्ची थी। 15 पार्टियों के साथ बैठक, लेकिन सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। संसद के बजट सत्र की शुरुआत होते ही सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को ही घेर लिया। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग कर दी तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। राज्यसभा में जमकर बवाल हुआ। विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है, मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। लोकसभा में भी सत्ता पक्ष ने राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा और माफी की मांग की। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह जी, पार्लियामेंट अफेयर प्रहलाद बाबू बेबुनियाद आधारहीन तथ्यों को सामने रखते हुए इल्जाम लगाने का कोशिश होते हैं तो उसका विरोध करें। ये विरोध करना हमारे भी फर्ज होते हैं। स्थगित की जाती है। हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्ष ने सदन के बाहर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आप जांच एजेंसियों को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी पे सीबीआई छोड़ देते हैं, किसी पे ईडी छोड़ देते हैं, किसी पे कोई एजेंसी छोड़ देते हैं और जो लोग, जो महाभ्रष्टाचारी शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। देश की बदनामी तो आप लोग कर रहे हैं। आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं और बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे हम आरोप लगाएंगे क्योंकि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। दूसरी ओर राहुल पर घिरने के बाद कांग्रेस ने मोर्चाबंदी की और अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ विजय चौक तक मार्च किया। अडानी घोटाले पे जो पूरे विपक्ष की डिमांड है जेपीसी की, उसको छिपाने के लिए आज अगर आप विपक्ष आपकी नीतियों के खिलाफ अगर बोलता है तो उसके तमाम लीडरान के यहाँ पे जो ईडी और सीबीआई भेजी है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारत आजादी के 75 वर्ष में लोकतंत्र की दुनिया में एक मिसाल बना है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के द्वारा लंदन में जाकर भारत की संसद और भारत के लोकतंत्र पर न केवल प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए बल्कि झूठे और निराधार आरोप लगाए गए। संसद की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामा एक बार फिर शुरू हुआ। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है। मुझे भी 45 साल हो गए हाउस में, जहाँ रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खुद ही के टीम के विरोध में काम करते हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार भारत को बदनाम करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरी दुनिया में चला रहे हैं।
संसद के बजट सत्र का पहला चरण हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। दूसरे चरण के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान देखकर लग रहा है कि तनातनी इस बार भी जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। सांसद प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। कुछ देर में कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ेंगे। हमारे साथ मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ गए हैं। आलोक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, आप लोग कहते थे कि विपक्ष कार्यवाही नहीं करने देता, विपक्ष कह रहा है कि आप नहीं चाहते। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे फिर आगे बढ़ेगा देश का एजेंडा। क्या वजह है इसकी? देखिए, वजह यह है कि अगर किसी नेता के मुंह से कभी अनायास कोई एक शब्द निकल गया हो और उसको लेकर हम लोग विषय बना रहे हो तो आप कह सकते हैं साहब आप मामले को तूल दे रहे हैं। पर यहां तो एक के बाद एक 3 अलग अलग जगहों पे जाके लगातार वही बातें कहना कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र नष्ट हो गया है, ये झूठ बोलना कि माइक बंद कर दिया जाता है, इस तरह की बातों का प्रचार करना और भारत के अंदर यह कहना कि पूरी डेमोक्रेसी, मेजॉरिटी ऑफ डेमोक्रेसी फिनिश हो गई है, जबकि हमारे प्रतिद्वंदी दलों के 2 लोग बैठे हैं अंजना जी और तीसरे आने वाले हैं। और अभी देखिए क्या दहाड़ दहाड़ कर बोलेंगे यहां पर और फिर उतना ही जाके वहां पे दहाड़ेंगे कि साहब वो हमारी तो लोकतंत्र खतरे में है, हमें तो बोलने नहीं दिया जाता, हमें ये नहीं करने दिया जाता। ये एक आध बार हो तो ठीक है, अब बहुत स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की एक सुविचारित योजना का अंग है भारत और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना। और इसलिए हमारी यह मांग थी कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि एक और बात है, तमाम कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान देते रहे, मतलब आतंकवादियों की हिमायत से लेकर भारत के सेना अध्यक्ष के बारे में, तो ये लोग कहते थे उनका निजी बयान है, किसी सांसद का निजी बयान है। अगर शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया किसी मंत्री का निजी बयान है। जब सुशील कुमार शिंदे ने आरएसएस के ऊपर आतंकवाद के मुद्दे पे कह दिया, वापस ले लिया अपना बयान, गृह मंत्री का निजी बयान है। मगर ये एक सांसद का बयान, कांग्रेस की यह भी नहीं कुव्वत रह गई कि वो कह सके कि उनका निजी बयान है और कांग्रेस पार्टी को इससे लेना देना नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये सब करवा भी रही है और जान के कर रही है। और अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं लाइटर नोट पे, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि जब 1857 का दौर चल रहा था और लगा कि भारत की स्थिति कमजोर हो गई, तब एक ने पूछा बहादुर शाह जफर से, कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने जवाब दिया था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मुझे लग रहा है आज तो ये शेर बदल गया है, कांग्रेसियों में रही नहीं रत्ती भर ईमान की, इसलिए तख्त लंदन तक चल रही है ये जहर जुबान की। क्योंकि आपके अंदर राष्ट्र के प्रति रत्ती भर भी यह निष्ठा नहीं रहेगी। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, एक संस्थान बता दीजिए देश का जिसके बारे में आपने कुछ अनाप शनाप ना बोला हो पिछले 8 वर्षों में, एक संस्थान बता दीजिए। अभय जी जवाब दीजिए। और विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उदाहरण के साथ साबित करें। लोकतंत्र खतरे में है, यह भी उदाहरण के साथ साबित कर दीजिएगा। बिल्कुल अंजना जी, अमरोही ने बहुत खूबसूरत एक लाइन कही है जो अडानी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कान में कही है, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। यही तो भय सता रहा है। माफी तलक आ गई है। राहुल गांधी जी ने वही कह रहा हूं कि दूर तलक न जाए, माफी के लायक तो कृत्य भी नहीं किया इन लोगों ने। अडानी जी का जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, प्रधानमंत्री जी आपने कहा राहुल जी ने विदेश की धरती से किया, तो प्रधानमंत्री जी ये तो कह नहीं सकते कि विदेश की धरती से आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ है, वो साइप्रस से हो, यूएई से हो, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है, वहां से 38 शेल कंपनियों से हजारों करोड़ रुपए का स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। प्रधानमंत्री जी जब सर्वोच्च अदालत कमेटी गठित करती तो भी एक लिफाफा लेकर सरकार पहुंच जाती है कि हमारी समिति जांच करना चाहती है, तब सर्वोच्च अदालत कहती है कि नहीं, हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हो। और यह पहली बार है कि राहुल गांधी जी ने प्रजातंत्र को बचाने की गुहार लगाई। क्या इस देश के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने नहीं कहा कि देश के प्रजातंत्र को बचा लीजिए?
क्या ये बात सही नहीं कि देश के इतिहासकार, कलमकार, कलाकार ने सड़कों पर आकर कहा प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिसाद के रूप में उनको कह दिया कि ये तो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं। इस देश के किसान सड़कों पर आए, जिनकी राहों में कील और कांटे बिछा दिए थे, उन्होंने कहा कि एक काले क्रूर कानूनों के प्रहार करना बंद कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ये तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। अग्निवीर को लेकर देश के युवा जब सड़कों पर आए तो उन्हें देशद्रोही ठहरा दिया गया। अरे किसके लिए ये सब कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आपने जब सत्ता में आने के पहले एक नारा दिया था तो हम सब अभिभूत थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। आज पता लगता है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ जो 609 नंबर पर थे दूसरे नंबर पर आ गए, तो अच्छे दिन किसके आए? आपने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, तो आपदा में अवसर क्या था कि कृषि के 3 क्रूर काले कानून आए और आपके जो साथी हैं उसी आपदा के समय में अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% की ग्रोथ करती है, अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% की ग्रोथ करती है, अडानी ट्रांसमिशन 1288% की ग्रोथ करती है, अडानी टोटल गैस 897% की ग्रोथ करती है, अडानी पावर 824% की ग्रोथ करती है। प्रधानमंत्री जी, अमृतकाल चल रहा है, राहुल गांधी जी को सदन में सत्य बोलने पर प्रिविलेज का नोटिस दे देते हैं और अमृतकाल में अपने साथियों को नोटिस तक नहीं देना चाहते। क्यों जेपीसी की जांच से बचना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या समूचे विश्व में यह नहीं छप रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121वें स्थान पर आ गए? प्रधानमंत्री जी, क्या यह लॉलेसनेस की रिपोर्ट समूचे विश्व में नहीं छप रही? क्या ऑक्सफैम की रिपोर्ट नहीं कह रही कि 60% हिंदुस्तान के संसाधन देश के 10% धन्ना सेठों के पास चले गए? क्या यह रिपोर्ट नहीं छप रही कि 12 करोड़ लोगों ने रोजगार से अपना हाथ गंवा दिया? तो समूचे विश्व में जो छप रहा है, एक बार उसको समालोचना की तरह देखिए। ठीक है, अभय जी इस पे लौटेंगे। अभय जी, 2 सवाल है आपसे पॉइंटेड। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे क्योंकि बीजेपी अड़ी हुई है? आपने देखा कि पूरी की पूरी कार्पेट बॉम्बिंग हो रही है, बड़े से बड़े मंत्री नेता जो सदन में है सब उठकर खड़े हो रहे हैं। दूसरा सवाल, विपक्ष को क्या आप एकजुट कर पाए? क्योंकि आपने जो बैठक बुलाई सर, उसमें तो ना टीएमसी मौजूद ही नहीं थी। राहुल गांधी के मुद्दे पर क्या लोग जुड़ेंगे आपके साथ? 2 सवाल है सर, उसी का जवाब दीजिएगा, फिर बाकी चीजों पर। बिल्कुल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। माफी किस बात की? सदन में सत्य बोला, उस बात की माफी मांग ले। राहुल गांधी जी क्या इस बात की माफी मांग ले कि एमईए के विरोध, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नीति आयोग के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट एक धन्ना सेठ को दे दिया, उस बात के लिए माफी मांग ले? क्या इस बात के लिए माफी मांग ले कि एनसीएलटी में निजी हित साधे गए, अडानी जी को 90% हेयर कट करके कंपनी सौंप दी गई, उसके लिए माफी मांगे? क्या इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने कहा जेपीसी की जांच कीजिए? देश दूसरा प्रश्न, क्या राहुल गांधी जी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए? प्रतिपक्षी दल अर्थात राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। दूसरा प्रश्न, देखिए, प्रतिपक्षी दल राहुल गांधी जी हमेशा से कहते हैं कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में आस्था नहीं रखते। जो जहां से मजबूत हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, कोशिश करे कि सरकार का मार्ग प्रशस्त करे, अपनी अपनी क्षमताओं में जितने लोग समान विचारधारा के साथ आ सकते हैं आकर दृढ़ता से साथ लड़े और मुखरता से कहें कि अगर ईडी सीबीआई का छापा हेमंत बिस्वा शर्मा के यहां पड़ना बंद हो गया तो उस पर सवाल खड़े करें। अगर मुकुल भाग के यहां ईडी सीबीआई का छापा बंद हो गया, अगर शुभेंदु अधिकारी के यहां बंद हो गया, अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के साथ जितने लोग आ गए उनके छापा बंद हो गया, तो मुखरता से ये सवाल खड़ा करना प्रतिपक्षी दलों का काम है। क्योंकि हार की कगार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी, मानव जी के पास भी जाऊंगी, कुलदीप जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन विपक्ष को बोल, एक एक जो चार्ज है सुधांशु जी, उस पर आप जवाब दीजिए। वो कह रहे विपक्ष को बोलने नहीं दिया। उनका कहना है कि उनकी और कई सारी बातें उनकी एक्सपंज की गई हैं, पिछले दिनों उनकी कुछ लाइनें आपने हटाई हैं। संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, आरोप चार्ज नंबर 1। रुकिए सर, नोटबंदी पर चर्चा नहीं होने दी, जीएसटी पर चर्चा नहीं होने दी, चीन ने जो भारतीय जमीन पर कई जगहों पर कब्जा किया हुआ है, जो आरोप है राहुल गांधी का, चीन पर ये नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद चीन पर चर्चा नहीं होने दी देश की संसद में। इन चीनी घुसपैठ को लेकर इन चारों आरोप पर उनके पॉइंटेड जवाब दीजिए, अगर आपके पास जवाब है, अगर आपने कराई हो नोटबंदी पर चर्चा। बिल्कुल, देखिए इनकी मंशा क्या रहती, मैं चर्चा पर ही जवाब देता हूं। जब किसान बिल आए थे तो इन लोगों ने क्या संसद में, जब हम लोग कह रहे थे चर्चा करो, तो कहते थे चर्चा नहीं, सीधे वापस करो, कोई चर्चा नहीं होगी, सीधे वापस लीजिए। और याद करिए जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे वापस देने का निर्णय ले दिया, कह रहे चर्चा क्यों नहीं हो रही। यह पूरे देश की जनता ने देखा है।
कि जब हम कह रहे थे कि बिल पे चर्चा करो तो कहा चर्चा नहीं, वापस करो। जब हमने वापस कर लिया तो कहते चर्चा करो। इसका अर्थ हो गया आपको किसी चर्चा से कोई लेना देना नहीं है, केवल संसद के अंदर हंगामा खड़ा करना है, जो विगत आप कई सत्रों से करते चले आ रहे हैं। हां, परंतु हम ये बताना चाहते हैं, आपने कहा कि ऐसी ऐसी पीड़ा राहुल गांधी के मन में है, तो ये अमेरिका यूरोप में जाकर क्या होगा भाई? वहां बोलने से क्या होने वाला है? अरे जनाब, किस 20वीं सदी की मानसिकता में पड़े हैं? अरे होगा कभी गोरों का शासन। अब आज वो लंदन वालों के बस की कुछ नहीं है कि यहां पे कर दे। लंदन में भी देखिए, सेंट लगा के चंदन में एक हिंदुस्तानी दिखा रहा है, चंदन सेंट से ऊपर हो गया, वहां शासन करके दिखा रहा। आप पता नहीं कौन सी मस्क शुदा शिकस्त खुरदार, यानी आत्मग्लानि से अभिभूत पराजित मानसिकता में पड़े हैं कि वहां जाके गाना गा रहे हैं कि साहब भारत में माइक बंद किया गया। अगर यह आरोप है तो सदन के अंदर चेयरमैन ने कहा है कि किसी का माइक कभी नहीं बंद किया गया और सारा डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है। केवल माइक वहां पे बंद किया जाता है जब व्यक्ति अपना समय पूरा कर चुका होता है और उसके बाद भी वो लगातार बोलता चला जाए, अन्यथा वो बगैर अपने टर्न के बोल रहा हो। तब जैसे कोई लोग नारे लगाते हैं तो सबके माइक ऑन नहीं रहते भाई। ठीक है, जब आप अभय जी छोटा सा जवाब, फिर मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। कभी माइक नहीं ऑफ किया गया, ये इसके बाद आ रही हूं टेक्निकल बात है, आ रही हूं मगर कुल मिलाकर। और मैं एक लाइन और कह ठीक है, दें, अंजना जी बहुत हल्ला मचाते हैं कि अडानी ने ये किया वो किया, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं भाई? राजस्थान में जो सैकड़ों एकड़ जमीन दे रखी है, इतना बड़ा घपला कर दिया है, आप आकर टीवी पे ये बताना और वहां पे रिश्ता निभाना, ये क्या है? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं माइन लीज कैंसिल करते हैं? और राहुल गांधी जहां से सांसद हैं केरल से, आपके लिए परम आदरणीय, अभिनंदनीय, वंदनीय और जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी जहां से सांसद हैं, काहे नहीं पोर्ट का लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं? ये क्या चक्कर है? सदन में आके कुछ और चिल्लाना है, मीडिया पे आके कुछ और बताना है और कागज पे कुछ और रिश्ता निभाना है। अभय जी छोटा सा जवाब। राहुल जी कहना चाहते हैं मेरी लघुता को न छुओ, तुम महानव बने रहो, मैं हार मानूंगा नहीं, अपने कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं। राहुल जी दृढ़ता से ये बात उठाते रहेंगे। अंजना जी ने 4 अवसर का जिक्र किया। अंजना जी ने कहा जीएसटी, नोटबंदी, चीन, इस पर चर्चा नहीं की। मानसून का सत्र 2021, पेगासिस पर चर्चा नहीं की, मार्शल तक अंदर बुला लिए। मानसून सेशन 2020, कृषि के क्रूर काले कानून, राज्यसभा में वोट डिवीजन की डिमांड करने पर आपने मार्शल बुलाकर सांसदों को बाहर कर दिया। बजट सेशन 2020, दिल्ली के दंगों पर चर्चा करना चाहते थे, न महंगाई पर चर्चा करना चाहते, न बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहते हैं, आप सदन नहीं चलाना चाहते। विश्व भर की बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आप समूचे विश्व में आप कहते हैं कि अधिनायकवाद का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री जी का क्या डंका बज रहा है जानते हैं आप? चीन ने भूटान के साथ 3 स्टेप एग्रीमेंट कर लिया बाउंड्री का, नेपाल के साथ ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट को साइन कर लिया है। अभी जब आप रायसीना चर्चा कर रहे थे तब उस रायसीना चर्चा के दिल में छेद करके चीन ने ईरान और यूएई के साथ उनकी दोनों के साझेदारी के साथ चर्चा की, उनका झगड़ा समाप्त कराने के लिए भारत अमेरिका को। लेकिन अभय जी, क्या कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियों पर भरोसा नहीं था क्या, कि ये विदेश में भारत पर ऐसे वाली यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी? इसका जवाब तो दीजिएगा ना। ये मुद्दे देश के अंदर उठाने में तो ठीक है, वहां पर जाने से क्या फायदा होगा? थोड़ा ना अमेरिकी या यूके के लोग आकर यहां पर सदन में बातचीत करा देंगे या बहस करा देंगे। चर्चा ही इसी विषय पर थी, प्रजातांत्रिक संदर्भों में चर्चा थी, जिसमें उन्होंने इस पूरे प्लेनेट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए उस पर बात की और उनसे पूछा गया स्पेसिफिकली, तो उन्होंने कहा कि ये सारे विषय मेरे भारत के अपने हैं, हम अंदर अपने लड़कर प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के लिए काम करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करती। आर्ट ऑफ लिसनिंग पर बात थी। उन्होंने कहा कि किस प्रकार अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पर बात करती है और चीन वो दबाव की राजनीति करते हैं। तो इन्होंने चीन के संदर्भित विषय पर भी गलत व्याख्या की। मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं देश को कि अमेरिका ने आपके 2000 आइटम जिन पर इंपोर्ट छोटा सा एकदम जवाब प्लीज, कांग्रेस बीजेपी होकर रह जाएगा। उसने कहा पेरिस ना छोटा सा जवाब प्लीज, बस 2 लाइन में। हाँ। 2 लाइन में मैं सिर्फ एक फैक्ट सामने रख दूं। अभय जी जोश में बोल गए, मान्यवर दिल्ली के दंगों के ऊपर कैसे कह रहे चर्चा नहीं हुई। राज्यसभा में मैंने शुरुआत की थी, पूरे 2 दिन गृह मंत्री जी बैठ के सुने हैं। 2020 में दिल्ली, मैंने 29 मिनट 40 सेकंड बोला, कोई जाके चेक कर ले यूट्यूब के ऊपर। ऐसे हवा में नहीं बोलना चाहिए। और आपकी तरफ से कपिल सिब्बल जी ने शुरुआत की थी, जो अब आपकी पार्टी में नहीं है, उन्होंने आधा घंटा बोला था। इसलिए ये आके और एक लाइन में सिर्फ कह दूं अंजना जी, जानते राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ? देखिए इसको शब्दशः ना दिया जाए, लेकिन चर्चा तो हुई ना। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, जैसे आप लोगों ने राहुल गांधी दहाड़ते हैं तो वो गीदड़ों की आवाज दिखाई थी, पर सुनिए पंचतंत्र में कहानी है रंगे सियार की,
कि वो नया रूप धर के तो आ गया, मगर जैसे ही पानी गिरा तो उसका असली रंग रूप दुनिया के सामने आ गया, और जैसे ही बोला तो सारे जंगल के लोगों को समझ में आ गया कि ये जो दिखाई पड़ रहा था कि ये बड़ा दिव्य व्यक्ति है, ये बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, वो वास्तविकता में एक साधारण सियार था। मैंने सिर्फ पंचतंत्र की कथा बताई है, इसका क्या संदर्भ हो सकता है ये मैं दर्शकों के विवेक पे मानव जायसवाल जी रुक जाइए सर। मानव जायसवाल, जब विपक्ष को एक साथ एकजुट होना था, आप लोगों ने क्यों जानबूझकर राहुल गांधी से ममता बनर्जी एकदम दूरी रखना चाहती है? आज उस बैठक में क्यों टीएमसी शामिल नहीं हुई? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है अंजना जी। और जहां तक बात है कांग्रेस की, कांग्रेस किसकी आइडियोलॉजी क्या है? जब वो केरल में सीपीएम से लड़ती है, फिर अगरतला में दोस्त बन जाती है, फिर बंगाल में बीजेपी कांग्रेस की और सीपीएम मिलकर लड़ते हैं, ये दिखता है। वो लोग अपनी विचारधारा क्लैरिटी से पूर्वक क्लियर करते तो बहुत अच्छी बात होगी। जहां तक सुधांशु जी की बात है, बहुत सारी कविताएं बोलते हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, कुछ कहानियां उन्होंने बताई कि भाई कौन दाना था, कौन नहाया, बहुत अच्छी बात है। विदेश में जाके आप तो शायद हमसे बड़े हैं, लेकिन आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अभिमान रहा होगा कि आप भारत में जन्मे हैं। लेकिन आप ही के प्रमुख प्रचारक, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके बोलते हैं कि भाई हम लोग कोसते थे कि मैं भारत में क्यों जन्मा हूं। इसके लिए आप साधुवाद देना चाहिए, आपको बजाइए ताली। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये बोलते हैं ना माइक बंद हो जाती है। अंजना जी, आप तो रिपोर्टर हैं, आपके जितने भी सहकर्मी हैं पार्लियामेंट में, कितने फोटोग्राफी वो लोग कर सकते हैं? कैमरा क्यों बंद हो रहा है? पूरे देश को जानना चाहिए, सार्वजनिक होइए ना। फोकस ऑफ कैमरा एक इंडिविजुअल के लिए होता है। अरे मास्क को दिखाइए, विपक्ष बात करने नहीं दे रहा है, अच्छी बात है तो दिखा दीजिए ना। ये नैन चक कहाँ है आपके? वो सिर्फ एक जगह केंद्रित हो जाते हैं। जहां तक बात है विपक्ष की, मैं बता देना चाहता हूं अंजना जी आपको फिर से, देश लड़ रहा है मोदी शासन से, देशवासी लड़ रहे हैं मोदी शासन से। हमको ईडी सीबीआई किसी की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कर्म का निर्वाह किया है, और जो लोग गलत है उनको जेल में डालिए, बेल क्यों देना है? बांध दीजिए, बांध के ले जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देश पिछड़ रहा है, इसके लिए आप चिंतन नहीं करेंगे। हम देश के साथ हैं। 2024 नहीं, 2023 में जो गठबंधन होगा वो देश का गठबंधन होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कटक, बंगाल से खाड़ी तक, हर जगह एक गठबंधन होगा, और वो गठबंधन सिर्फ एक होगा, सुधांशु जी, मोदी शासन को हटाने का, ये क्रूर शासन को हटाने का। अब ब्रिटिशों की बात करते हैं ना, ब्रिटिश के ऊपर हास्यास्पद होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत हंसते हैं आप लोग, लेकिन आप तो ब्रिटिश के काम कर रहे हैं। पूरे देश में डिवाइड एंड रूल आपने फैलाया। जितने ब्रिटिश के कानून जो खत्म हो गए थे वो आपने लागू कर दिए। ये कैसे होता है? आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बोलते पार्लियामेंट में बात करने नहीं दिया जाता। हम लोग बोलते हैं अरे सेक्शन 267 बोल के कुछ होता है ना, कितने बार मौका मिला। अच्छा, 2.5 घंटे का जो आपका जो डिबेट था ना 2020 में, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम था, वो तबलीगी जमात के ऊपर था। क्या मिला? कुछ निकला? कुछ पाया? कुछ तो खोजा ही होगा। कितने कब्र खोदेंगे आप? कब्र खोद खोद के आपने तो कुछ पाया नहीं। लेकिन 2021 जनवरी दावोस में, अरे मोदी है तो मुमकिन है, हमने जीत हासिल कर ली। और शर्म नहीं आई जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा था और शमशान और कब्रिस्तान में तांडव हो रहा था। दिल्ली में हमारी माताएं श्वास लेते लेते मर गई, हमारे बेटे श्वास लेते मर गए, मेरे भाई मर गए। तब क्या कर रहे थे आपके प्रधान प्रचारक? बंगाल में आके ऐसे खोज रहे थे। अरे मुझे शिकायत है, इतनी भीड़ कैसे? मानव जी, ये जो अब सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है कि माफी मांगे राहुल गांधी, इस पर आपका क्या स्टैंड है पार्टी का? मतलब मैं तो बोलना चाहता हूँ, मैं तो एकदम सच बताना चाहता हूँ। पहले तो मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। कि जिस देश को वो कोसते हैं कि भाई लोग जन्मे थे या वो कोस रहे थे कि मैं कैसे जन्मा हूं, और साथ ही साथ उनको पहले इस्तीफा दीजिए। ये जो बहरूपी बीजेपी वाले जो लोग हैं ना, भारतीय जलाओ पार्टी वाले लोग, बोलिए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ सुधांशु अजय आलोक, मोदी आलोक किसका नहीं, आप पहले सुधांशु जी। आप नहीं तय करेंगे मिस्टर जायसवाल, आप नहीं तय करेंगे, मैं डिसाइड करूंगी कि अगला कौन बोलेगा। अजय आलोक, देखिए अंजना जी, बड़ी अजीब सी बात है। स्वाभाविक है कि राजनीति में रहने वाला हर कोई चाहता है कि सत्ता में पहुंचे, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। उस पे एक शेर है थोड़ा सा कि बड़ी हसरत से अपने आंखों में दीदारे यार लिए, बन के पागल हम तेरी गलियों में घुमा करते हैं। पूरा देश घुमा, लोकतंत्र मजबूत करना है, भारत जोड़ो यात्रा करनी है, देश में प्यार पैदा करना, हर जगह देश में प्यार भी मिला।
लेकिन अचानक लंदन में जाके किसी को भारत में लोकतंत्र खतरे में आने नजर आता है। और अमेरिका और ब्रिटेन से हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तक डिमांड कर दी जाती है। तब भी कहते हैं कि हमने देश का मजाक नहीं उड़ाया। सबसे पहली बात, अपनी राजनीतिक हैसियत का भी अंदाज होना चाहिए। 40 वर्षों से संपूर्ण बहुमत नहीं मिला आपको, और पिछले 10 वर्षों से संपूर्ण विपक्ष तक नहीं बने आप सोचिए आपकी क्रेडिबिलिटी कहां से कहां जा रही है। तब आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश का भरोसा है। और इस तरह की हरकतें अगर आप करते हैं जो आम जनमानस को प्रभावित करता है, तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी को डिफेंड करने की जगह कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को कोसना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को फिर से उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहां 24 की राहें और मुश्किल हो जाएंगी। टीएमसी के मित्र हमारे कह रहे थे कि हम अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। क्या जिम्मेदारियों का निर्वाह करना यही है कि 200 करोड़ रुपया घर में पकड़ा जाए गुलाबी गड्डियों के साथ, उसके बाद जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है? वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि देशवासी कोसता है, प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि क्यों मैं भारत में पैदा हो गया। हां, सही बात है। 2014 के पहले 10 साल से जो देश में हुआ था, उससे हर भारतवासी शर्मिंदगी से डूबा हुआ था 9 से 14 के बीच में, कि जब देखो तो भारत में 2G, 3G, 4G, जीजा जी ये घोटाला वो घोटाला, हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। एक अनसर्टेनिटी का माहौल आप लोगों ने बना दिया था, चाहे वो निवेशकों के प्रति, चाहे वहां रहने वाले भारतीयों के प्रति। सम्मान देश का कम कर दिया था आप लोगों ने, और इसीलिए लोग कहते थे कि क्यों हम भारतीय हो गए। भारतीय पासपोर्ट की इज्जत गिर गई थी। जो विदेश जाते होंगे ना 95 से लेके 2015 तक, उनसे जरा पूछिए कि भारतीय पासपोर्ट की इज्जत क्या थी। पहली बार तो पासपोर्ट की इज्जत लौटी वाजपेयी जी के समय से, और उसका भी बेड़ा गर्क आप लोगों ने किया। इसीलिए भारतीय जो विदेश में रहते थे ये कहते थे। उस बात को ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिए। सच्चाई यही है, आपके घोटालों ने और आपके कर्मों ने देश का नाम नीचे किया है। आज 14 के बाद से आप लोग को दिक्कत क्या है? आप लोग को प्रगति से दिक्कत है या प्रगति की रफ्तार से दिक्कत है? कहते हैं कि ईडी सीबीआई हर एक विरोधी के यहां लगा देते हैं। अरे क्यों नहीं लगाएंगे? कोई सरकार जाने का खतरा नहीं है, ना ही सरकार बचाने का खतरा है, ना ही सत्ता पक्ष में रहने का मोह है। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी, एक वोट से वोट गिर गई थी, चाहते तो बचा लेते, जयललिता जी से बात कर लेते, रामविलास जी से बात कर लेते, सरकार बच जाती। वाजपेयी जी ने ऐसा नहीं किया। और याद कीजिए अपने नरसिम्हा राव को जाने वाली थी सरकार, कैसे जेएमएम के सांसदों को वो 12 करोड़ रुपए का डब्बा दिया गया था, याद है? ये फर्क होता है सरकार की नीयत और सोच में। ये देशवासी जानता है और देशवासी आज समझता है। कुलदीप आप जी नहीं समझते हैं तो ये आपकी गलती है। कुलदीप जी, सवाल का जवाब मुझे लगता है आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर मामला है तो अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर नहीं मिस्टर जैन को मिल रहा है, अभी मिल रही है बेल, तो इसकी वजह है। अब ये मामला इस तरह से, इसको पार्लियामेंट में आप लोग इशू बना लें, ईडी सीबीआई की रेड की वजह से पार्लियामेंट ना चलेगी, कहां तक जस्टिफाइड है? अंजना जी, एक बड़े अच्छा शेर है मोदी आज जी तो के मुझे लिए, लगता है कि मैं तुमसे पहले जो यहाँ शख्स तख्ते नशी था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। तो आज मोदी जी को यकीन है कि खुदा है, लेकिन वो खुदा नहीं है। वो इस डेमोक्रेसी में जनता के वोट से चुन के आए हैं, और इस डेमोक्रेसी के अंदर जनता की वोट की ताकत बड़ी ताकत होती है। लेकिन आज वो जिस प्रकार से तानाशाही रवैये से सीबीआई और ईडी के माध्यम से आज वो विपक्षी नेताओं को गला दबाना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। आज इन्होंने ईडी का ना अंजना जी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बना के छोड़ दिया है। आज इन्होंने सीबीआई का सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन बना के छोड़ दिया है। ये किस प्रकार से उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जाता है। ईडी मतलब कोई व्यक्ति अगर शिक्षा में अच्छा काम करे, एजुकेशन में अच्छा काम करे, गरीब के बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे, तो उन मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन चैनल पे आके बताने का काम नहीं करते ना सुधांशु जी और इनके प्रवक्ता कि आपको पिछले 6 महीने में उनके घर से, उनके परिवार से क्या मिला, उस जांच में आपको क्या मिला, ये बताने की बात नहीं करते। और ये अभी ये बात करें 2G, 3G और जीजा जी की, मैं कहता हूं 2G, 3G और जीजा जी से ही बड़ा इनका जो स्कैम हो चुका है वो आज अडानी जी का स्कैम हो चुका है। और ये सरकार अडानी जी पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री जी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अडानी का नाम आता है इनके मुंह में टेप लग जाती है।
चाहे कोल घोटाले की बात करें, चाहे खदाने देने की बात करें, चाहे LIC की बात करें, सब कुछ अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट दे दिए, सब कुछ A to Z चीजें आज अडानी को दी गई हैं। और आज गरीब के जो एक गरीब आदमी जो 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए महीने की बचत करता है, वो अपने बच्चों के लिए LIC में पैसा जोड़ता है और उसके पैसे को खाने का काम आज मोदी जी ने उनके साथ मिलकर किया है। ये बता नहीं रहे कि वो मुंह बोले भाई है, इनके इतने बड़े मुंह बोले भाई बना लिया कि देश की सारी धन संपदा उनके नाम की जा रही है। इस पे कौन बोलेगा? उस घोटाले की बात कब होगी उसके ऊपर सुधांशु जी बोलेंगे, लेकिन इनका काम क्या है? केवल जनता के काम को रोको, विपक्ष का गला दबाओ। आज अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता अगर देश के अंदर बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री जी को डर लगता है, प्रधानमंत्री को घबराहट होती है। इनको पता है कि 2015 में दिल्ली का चुनाव हार गए, 20 में हार गए, फिर MCD हार गए, फिर पंजाब हार गए, गुजरात के अंदर 13% लोगों ने वोट दिया, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि इस पार्टी को कैसे जनाधार मिलता रहा है। तो आज पूरी तरह से इस देश ठीक है, मैं इसका जवाब सुधांशु जी से लेती हूँ, लेकिन कुलदीप जी एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। CBI का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मानव जी ने कहा कि वो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री को पहले माफी मांगनी चाहिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है राहुल गांधी की माफी की मांग पर जो सुधांशु जी की पार्टी कर रही है? क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए विदेश में कहने के लिए कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्योंकि उसी लोकतंत्र के सहारे सर आप एक के बाद एक 2 राज्य जीते ना। अंजना जी देखिए, उसका जवाब तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो वादे देश के लोगों से किए थे, जिनको कह के मुकर गए और केवल एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की बात की, वो कहते थे गरीब आदमी को हवाई जहाज में सफर कराऊंगा, लेकिन आज अडानी के हवाई जहाज में बैठ के मोदी जी सफर करने का काम कर रहे हैं। ये देश सब याद रखेगा। उन्होंने कहा था कि 45 रुपए लीटर पेट्रोल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वो आज देने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था सब याद रखा जाएगा, गरीब आदमी को घर देने का काम होगा, लेकिन किसी को मिला नहीं। ये देश सब याद रखेगा, कुछ नहीं भूलेगा अंजना जी, और सबका जवाब ये देश देगा, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैंने पहले कहा बड़े बड़े तानाशाह हैं और चले गए, ये भी जरूर जाएंगे, अंत जरूर होगा तानाशाही का। सुधांशु जी देखिए, ये लोग जो सरकार के ऊपर आक्षेप लगाने की बात करते हैं, अंजना जी कितना विचित्र है। इस देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर आप उत्तर से दक्षिण तक शुरू करिए तो कहेंगे कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है मगर पंजाब में लोकतंत्र है, हरियाणा में लोकतंत्र नहीं है मगर हिमाचल में लोकतंत्र है, उत्तराखंड में लोकतंत्र नहीं है मगर दिल्ली में लोकतंत्र है। यही परिभाषा है ना। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है मगर राजस्थान में लोकतंत्र है, और मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है मगर बिहार में लोकतंत्र है, गुजरात में लोकतंत्र नहीं है मगर झारखंड में लोकतंत्र है, महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं मगर बंगाल में लोकतंत्र है। देश की जनता को इतना भोला मत समझिए मान्यवर। जब आप कहते हैं पूरे देश में लोकतंत्र है, तो ये आप अपनी सरकारों का भी क्या अपमान करते हैं। और ये सारे के सारे लोग ये कौन बोल रहे हैं अंजना जी? ये आम आदमी पार्टी वाले लोग, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा था सारी संसद चोर है। अन्ना के वो शिष्य जिन्होंने दारू के दरिया के भ्रष्टाचार में सब कुछ बहा दिया। अभी हमारे तृणमूल कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि देश के ऊपर बड़ा गर्व है। ये वो पार्टी है जिसके की नेता ने कहा पाकिस्तान के पत्रकार को दिखाकर कि देखो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिनी पाकिस्तान है। फरहाद हाकिम जलवाए जलाल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं, और हमारे मित्र अभय दुबे जी ये कहते हैं कि इस देश के ऊपर बड़ा गर्व है। ये वो हैं जिन्होंने इस देश को कहा इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। वो भी किस प्रधानमंत्री के बराबर किया? जो हाई कोर्ट के द्वारा भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली का दोषी सिद्ध कर दिया गया। इंदिरा जी को हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार और चुनावी धांधली का सिद्ध कर दिया था। उस नेता के बराबर भारत को तौल दिया। इसलिए ये सारे लोगों की जो जुगलबंदी है ये और कुछ नहीं है, ये केवल अपना अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये सारे के सारे मौसेरे भाई एकत्र होकर आए हैं, और अब इसके लिए विदेश में जाके दुहाई देने में इनको गुरेज नहीं हो रहा है। इसलिए इनका एक भाई जाकर विदेश में दुहाई दे रहा है कि कम से कम मेरे भ्रष्टाचार को और मेरी संपत्तियों को बचाओ, जो मैंने इतने जतन से इतने लंबे समय तक हम सब लोगों ने मिलकर की थी। कुलदीप जी आपके नेता बोलते थे ना, ये सब मिले हुए हैं जी, ये कभी किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। एक कितों पे कार्रवाई की है बताइए? अभी तक पंजाब में भी तो 1 साल हो गया, बताइए कितनों पे कार्रवाई की है पंजाब के पूर्ववर्ती भ्रष्टाचार पे? दिल्ली में तो आप कहेंगे आप पूर्ण राज्य नहीं है तो आपके पास अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं पंजाब में काम हो रहा है कि काम तमाम हो रहा है इस समय, जिस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती वहां आती जा रही है? कुलदीप जी एकदम छोटा सा जवाब, फिर मैं अभय जी के पास। तो बस शायरी और मुहावरे का ही दिन है। अंजना जी मौसेरे भाई तक कह रहे हैं सबको, पंजाब को भी पिछले पंजाब को ये चोर चोर मौसेरे भाई, ये पंजाब को भी
कांग्रेस, बीजेपी, अकाली ने मिलकर लूटने का काम किया। आज पंजाब के लोगों को ऐसी सरकार मिली है जो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करने का काम कर रही है। और सारे भ्रष्टाचारी, चाहे रेता चोरी की बात हो, चाहे उनके चोरी की बात हो, आज सबके खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं, उन सब पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, आप ये तो बता दीजिए कि कांग्रेस से आपके क्या रिश्ते, वो बता दीजिए। आप लोगों ने मिलकर देश को लूटा है। अगर उन्होंने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो उनको देश ने नकार दिया, आपको मौका दिया, तो आप भी वही तानाशाही करोगे जो उन्होंने की थी। आपको जनता ने इसलिए चुना था तानाशाही के लिए, या आप उनसे ज्यादा बड़े तानाशाह बनोगे? तानाशाही किसी की नहीं चलती सुधांशु जी। जनता ने आपको मौका दिया तो आप अच्छा काम करिए, एजुकेशन के लिए काम करिए, शिक्षा के लिए काम करिए। जो शिक्षा के लिए काम करेगा उसको तो आप आगे बढ़ने नहीं दोगे, उसको जेल में डाल देंगे। प्रधानमंत्री जी की शिक्षा से आपको डर लगता है। अगर शिक्षा की बात करेंगे तो आप, कोई बच्चा अंधभक्त नहीं बन पाएगा। अगर कोई शिक्षा की बात करेगा तो देश में समानता की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, और वो आप चाहते नहीं हो। आप तो चाहते हो देश में भाईचारे की बात ना हो, समानता की बात ना हो, समान शिक्षा की बात ना हो। आप तो चाहते हो दंगे हो, लड़ाई हो, आपस में फूट हो, तभी तो आपकी राजनीति चलेगी। तो इस गंदी राजनीति को बंद कर दीजिए। देश देख रहा है और देश का जवाब देगा। और जनता अब जाग चुकी है सुधांशु जी। तुम्हारे जुमलों में ज्यादा दिन आने वाले नहीं है। तुम्हारे जुमले जो है वो जुमले बन चुके हैं आज की डेट में। ठीक है, अभय जी कह रहे थे कि सारे मौसेरे भाई अब डिपेंड कर रहे हैं कि विदेश में ही जाकर वो बोलेंगे तो कुछ मामला होगा। सुधांशु जी, इसके बाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है अडानी अंबानी का जोर। सत्ता की मुंडेर पर बैठे हैं एक से एक बड़े चोर। भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे। पहले तो पंचतंत्र की कथा पर बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी जी, नई पुस्तक आई है, पढ़ लीजिएगा। जब शेर दहाड़ रहा है तो सियारों के रंग बदल जाते हैं और पत्रकार वार्ता पर दशेर की दाढ़ को दबाने की कोशिश की जाती है। अजय आलोक जी बड़ा राग अलाप रहे थे आप भारतीय जनता पार्टी की प्रखंड और जीत का। 51 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है और 11 प्रांतों में एक भी सांसद जीत कर नहीं आया। कांग्रेस पार्टी का जब देश पर चरम था तो 90% से अधिक सीट जीतते थे। अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। भ्रष्टाचार की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती सुधांशु त्रिवेदी जी। भूल गए मेहुल भाई को, भूल गए नीरव भाई को, भूल गए संदेशरा बंधु को, भूल गए ऋषि अग्रवाल को। पवन खेड़ा जी को तो प्लेन से उतार लिया और अपने विजय माल्या भाई को आपने सीबीआई का लुकआउट नोटिस, आज जो प्रतिपक्षी दलों के सीबीआई और ईडीआई घर जमाइयों को भेज रहे हो वो रिवोक कराया और 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से उसको भगा दिया आपने। आप भ्रष्टाचार की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आप सिर्फ और सिर्फ अडानी जी के पाप पर से पर्दा ना उठ जाए, उनका घोटाला उजागर न हो जाए, इसी को लेकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा था ना विदेश नीति का डंका, तो सुन लीजिए। जब श्रीलंका में आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी का, उस समय 100 साल के लिए हम्बन टोटा का पोर्ट चाइना ले रहा था। भारत की भूमि पर आज मुझे बड़ा दुख हुआ, राजनाथ जी जैसे संजीदा नेता ने यह बात कही, भारत की भूमि पर 2000 स्क्वायर किलोमीटर में चीन अंदर आकर बैठा है। पूरा का पूरा गांव अरुणाचल प्रदेश में बसा लिया। $100 बिलियन से अधिक इंपोर्ट कर दिया। हमारा एमएसएमई तबाह कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट है। तब भी आप चीन को आप कह दीजिए ना, प्रधानमंत्री आकर कह दें एक बार सदन में, जेपीसी नहीं गठित करना चाहते कि अडानी की कंपनी में ना शेल कंपनियों से कोई स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, ना कभी करने की कोशिश की है। कम से कम यही कह दे। आप पर्दा डालने में कामयाब नहीं रहेंगे। सर्वोच्च अदालत ने तो कमेटी गठित की है। कांग्रेस मुखरता से बात तब तक उठाती रहेगी जब तक आप नहीं मान ले। और विदेश की भूमि से इससे बड़ा भारत पर हमला कोई हो सकता है कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहां से स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ? क्या कर रहा था सेबी, क्या कर रहा था एसएफआईओ, क्या कर रहा था एमईए? उसका कोई संज्ञान लेना नहीं चाहते। एक खबर आई है, रिपोर्ट एक खबर आ रही है अभय जी, वो खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये खबर इस वक्त आ रही है, एफएटीएफ रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का ये हमला है। कांग्रेस राज में पद्म भूषण बिकते थे, ये अनुराग ठाकुर ने कहा है। और राणा कपूर ने दबाव में खरीदी प्रियंका गांधी की पेंटिंग, प्रियंका वाड्रा गांधी की पेंटिंग। एफएटीएफ रिपोर्ट पर क्यों चुप है गांधी परिवार, इस पर वो बोले। सुना देते हैं आपको क्या कहा है अनुराग ठाकुर ने। इस स्टडी में साफ तौर पे बताया गया कि कैसे यूपीए की सरकार में दबाव बनाया गया यूपीए के एक मंत्री के द्वारा। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ी? और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर आर कौन है?
जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया। क्या पैसे के बदले पद्म भूषण, क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? यह कांग्रेस का भ्रष्टाचार मॉडल है। आखिर ऐसे कितने और राष्ट्रीय सम्मान पद्म भूषण जैसे आपने बेचे हैं? अब ये क्या नया हमला हो गया है सुधांशु जी, क्या मतलब है इसका? FATF की रिपोर्ट, अगर आप ध्यान करें तो यह विषय पहले भी आ चुका है। हाँ। ये पहले भी ये विषय आ चुका है कि पेंटिंग इस रूप से बेची गई थी, और ये तो बड़ी व्यक्तिगत सी बात है। कांग्रेस पार्टी के लोग सफाई देने की अभी बात कहते हैं ना। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी गठित कर दी अडानी के मामले पर, वो नहीं, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की बुद्धि, सामर्थ्य और बुद्धि कौशल और क्षमता सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा है। तो यहां पर तो आप सीधे सफाई दे सकते हैं। प्रियंका जी एक बयान दे दें कि नहीं जी, हमने नहीं लिया था। मैं दर्शकों से कहता हूं, दर्शक तय कर लें कि सर्वोच्च न्यायालय की समझ ज्यादा है या कांग्रेस पार्टी की समझ ज्यादा है। दूसरी बात मैं इनसे कहता हूं, मैं पहले पुनः एक बार कह देना चाहता हूं, आपको बहुत इस समय अदावत है कि आपने कहा कि अडानी ने बहुत बड़ा घपला किया है। तो उनके पास 3 राज्यों में जमीन है, चूंकि आपने पावर प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान में जमीन दे रखी है, आपने माइंस दे रखी तो जमीन दे रखी है, पोर्ट दे रखा केरल में तो जमीन दे रखी, तो केरल छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? जमीन क्यों दे रखी है भाई? ठीक है, चूंकि आपने जमीन दे रखी है इसलिए आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है। आप भी एक जवाब इस पे दे दीजिए। और एक बात और कह दूं, बहुत ज्यादा कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि शेर दहाड़ रहा है। अंजना जी, शेर तो वो अकेला होता है जिसने संसद में खड़े होकर कहा था एक अकेला सब पर भारी, और ये तो वो हैं जिन्होंने संसद भवन की छत के ऊपर लगे शेरों के बारे में न्यायालय में याचिका दायर की थी कि शेर ज्यादा आक्रामक लग रहे हैं, इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे, भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे, इसलिए शेर नहीं दहाड़ रहा है। शेर गोरों के, जिसको आप शेर कह रहे हैं, वो शेर की खाल ओढ़कर गोरों के आगे मिमिया रहा है, मिमिया रहा है कि आपका, मैं उस खानदान का वली अहद सल्तनत हूं जिसके ऊपर आपकी फर्माबरदारी की है और आपकी रहमतों का साया रहा है, एक बार फिर हमें बचाइए, ये वो कह रहा है। अभय जी जवाब दीजिए। ये येस बैंक के जो को फाउंडर है राणा कपूर, इल्जाम ये था कि उन पर दबाव डाला गया कि वो प्रियंका वाड्रा गांधी की पेंटिंग खरीदे, जिसके एवज में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। FATF की रिपोर्ट आई है इस पर। इस पर अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं चुप्पी तोड़ता गांधी परिवार। मैं नहीं जानता कौन यस बैंक के, अगर ये यस बैंक घोटाले में फंसे हुए किसी सज्जन ने बयान दिया है तो आप समझ सकती है, लेकिन गांधी परिवार के प्रति मैं एक बात बता दूं, हजारों करोड़ रुपए की निजी संपत्ति देश को समर्पित कर दी उन लोगों ने, जिसमें आजादी के आंदोलन चले थे। वो समूची की समूची संपत्ति जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कार्यालय बनाए थे बरतानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ने से लेकर इलाहाबाद का आनंद भवन से लेकर जितनी संपत्तियां थी वो दान कर दी। आरोप सुधांशु जी एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सुधांशु जी, एक लाइन सुधांशु जी। अरे साहब, ये हजारों करोड़ की संपत्ति अंग्रेजों के जमाने में आई कैसे? अंग्रेजों के जमाने में गांधी परिवार के लिए शेर लिखा गया था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ और रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। आप देखते रहिए आज तक।